वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग हैशटैग वीसीएस ऑफिसर। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान को ख़त्म करेंगे। शताब्दियों पूर्व मनोवैज्ञानिक को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना प्रारंभ किया गया। साइकोलॉजी की उत्पत्ति गैरेट के अनुसार ग्रीक लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुआ है, साइकी एंड लॉगोस। साइकी का अर्थ होता आत्मा तथा लॉगोस का अर्थ होता अध्ययन करना। आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पंपानोजी व उनके सहयोगी थास डरीड ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। बाद में यह परिभाषा भी अमान्य व अपूर्ण अर्थ होने के कारण 18वीं शताब्दी में अमान्य हो गई। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड्स, विलियम जेम्स सली, टिचनर, वाइब्स आदि की द्वारा मनोवैज्ञानिक को चेतना का विज्ञान माना। यह परिभाषा भी अर्थपूर्ण होने के कारण अमान्य कर दी गई। विलियम वुंड ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय 1879 को प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला, भारत में 1915 कलकत्ता में सेनगुप्त द्वारा स्थापित प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंड को। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाटसन और इसके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल व थॉर्नडाइक हैं। वाटसन का कथन इसमें हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो बनाना चाहता हूँ। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसे अपनी चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। ये सारी परिभाषाएं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इसको थोड़ा ध्यान से एक दो बार पढ़ना जरूरी है। स्किनर मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध चिंतन, सकारात्मक धनात्मक विज्ञान है। क्रो एंड क्रोक के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं या क्षेत्र हैं: सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान जिसे हम बाल विकास भी कहते हैं, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक, निंदात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक, क्लिनिकल मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, इनकी कुछ शाखाएँ हैं। इसको बहुत रटने की जरूरत नहीं, वैसे ही समझ में आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान जिससे हम लोगों का वास्ता है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोयकल को जाता है। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जोन्स ही हैं, जो मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में की है या मानी जाती है। बाद में थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन, प्रोवेल, हरमन आदि प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया। उन्होंने अपनी पुस्तक ईमेल में लिखा है, शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है। पूछा जाता है, रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। क्रो एंड क्रो शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक प्रस्तुतियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। इसे हम लोग एडुकेशन लैटिन शब्द जो हम यूज करते हैं, ठीक है, ई और ड्यूको यानी अंदर से बाहर निकालना, एडुकेटम अर्थात शिक्षा का अर्थ होता है
बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो अन्य शब्दों से भी मानी जाती है, एडुकेयर और एडुक्सियर। एडुकेयर का यहाँ अर्थ होता है पालन पोषण करना, एडुकेयर का आगे बढ़ाना, अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, इसको देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। इसमें नियम व सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है, अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका भी निरीक्षण किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विधायक विज्ञान है जो शिक्षा के कब और कैसे और कहाँ आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं से क्या और क्यों से संबंधित है। इसके नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता स्वयं को पहचानने में सहायक, बालक को पहचानने में सहायक, शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत एवं व्यापक बनाने में सहायक, किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षणिक प्रस्तुतियाँ जागृत करने में सहायक, बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति व समदर्शी भाव अपनाने में सहायक, बालकों के चहुमुखी विकास के लिए उचित शिक्षक विधियाँ अपनाने में सहायक, बालकों को अभिप्रेरित करते हुए उसमें रुचि जागृत करना। 8वां, बाल मूल्यांकन की नई नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इकाई 2 में हम लोग इसका देखते हैं अधिगम। बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिगम से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते ही हैं। अधिगम सीखना, किसी क्रिया स्थिति के प्रति संक्रिया, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, अधिगम व्यवहार से परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम विकास है, अधिगम अनुकूलन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम विवेकपूर्ण है, अधिगम निरंतर है, अधिगम खोज करना है, अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है, अधिगम का एक नया कार्य है, अधिगम जो है एक नया कार्य है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम वातावरण की उपज है, अधिगम विकास है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक व दशाएँ, पहला वातावरण, दूसरा परिपक्वता, तीसरा बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, चौथा विषय सामग्री का स्वरूप, पाँचवां सीखने का समय व थकान, छठवां प्रेरणा, सातवां सीखने की इच्छा, आठवां अध्यापक व सिखाने की प्रक्रिया, सीखने की विधि, नौवां हो गया, 10वां संपूर्ण परिस्थिति। अब अधिगम के सिद्धांत यानी कि नियम पूछें। रायबर्न के अनुसार यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों व सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोष होता है। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, इन्होंने कुल सीखने के 8 नियम दिए हैं जिसमें से 3 प्रमुख व 5 सेकेंडरी या गौण हैं, इन्हें सहायक भी कहते हैं। मुख्य 3 नियम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव व असंतोष का नियम, जो मुख्य नियम हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, इन्होंने कुल 8 नियम दिए थे जिसमें मुख्य नियम 3 हैं। तत्परता का नियम, किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है तो आसानी से कर पाएगा या तत्काल कर देगा। उदाहरण, घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया तो जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। अभ्यास का नियम, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। इसमें जो है उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम 2 बनते हैं। यदि कोई कार्य पहले किया हुआ है और जब उसको दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है अर्थात स्थायी हो जाता है। अनुपयोग का नियम, यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे भुला देता है। ठीक है, ये हम लोगों के लिए लागू होता है। तीसरा, प्रभाव संतोष असंतोष का नियम, यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और यदि कार्य को करने पर हमें असंतोष होता है तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे।
अब इनके जो सेकेंडरी नियम है उसको देख लेते हैं। गौड़ नियम, जैसे सहायक नियम भी कहा जाता है। बहु प्रतिक्रिया का नियम, कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम लेता है। पाँचवा, मनोवृत्ति का नियम, किसी कार्य को किसी मनोवृत्ति से या मन या मेहनत से करेंगे वैसी सफलता मिलेगी। आंशिक क्रिया का नियम, किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट कर किया जाता है तो उस कार्य में सफलता अधिक मिलती है। उदाहरण सचिन तेंदुलकर। इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है? सचिन तेंदुलकर आंशिक क्रिया छोटे छोटे भागों में, यानी कि अगर हम उसको अब सचिन तेंदुलकर का डालने का मतलब ये हुआ कि हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रन बनाते हुए इतना मुकाम बना लेते हैं या इतना हम रन का निर्माण कर लेते हैं, रन बना लेते हैं कि हमारा ऐतिहासिक हो जाता है नाम, रिकॉर्ड बन जाता है। नेक्स्ट है आत्मीकरण का नियम, सादृशीकरण, कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना। संबंधित परिवर्तन का नियम, क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे पावलव का कुत्ता। ठीक है, क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। संबंधित परिवर्तन का नियम। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत क्या क्या हैं? इन्होंने दिया है इसे सन 1913 में यूएसए में। बुक इनका है एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। प्रयोग किया था किस पर इन्होंने? बिल्ली पर, भूखी बिल्ली। उद्दीपक क्या था? स्टिमुलस, मांस का टुकड़ा, मछली का टुकड़ा। सिद्धांत का उपनाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 7 चीज़ें पूछी जाती हैं। इनका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपक या अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत। ठीक है, ये 7 प्रकार के नाम हैं, एग्ज़ाम में कभी कभी बदल बदल के आते रहते हैं, ऐसे याद रख लेना है। एक विशेष स्थिति उद्दीपक स्टिमुलस होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रक्रिया अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, इसे उद्दीपक प्रतिक्रिया एसआर बॉन्ड कहते हैं। बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना खाना, जूते पहनना, वयस्क लोग भी ड्राइविंग, टाई की गांठ, कोई खेल इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, बड़े व मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है, धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास करती है, सफलता के प्रति आशा उत्पन्न करती है, कार्य की धारणा स्पष्ट करता है, शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी है, अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास करता है। अब पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने। इसी को हल का सिद्धांत भी कहते हैं। CL हल निवासी यूएसए के थे। इन्होंने यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव पद्धति पर दिया है। सन 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल बिहेवियर में यह सिद्धांत दिया है। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। प्रयोग बिल्ली चूहे, किस पर इन्होंने किया था प्रयोग? बिल्ली और चूहे पे। थॉर्नडाइक पद्धति पे आधारित था इनका। नोट, हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी हमें आवश्यकता है और उसकी पूर्ति होती है, यही है हल के सिद्धांत। हल के इस सिद्धांत की व्याख्या करते समय बताया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। सीखने का आधार किसी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया में होता है, अर्थात कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसकी आवश्यकता पूर्ति होती है। बिना कहना कि कहा गया है कि बिना आवश्यकता के कोई काम आदमी नहीं करता है, अगर उसे भूख लगेगी तभी वो खाना मांगेगा। स्किनर ने हल के इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया क्योंकि यह आवश्यकता और प्रेरणा पर बल देता है, इसलिए शिक्षार्थी को प्रेरित करके ही सिखाया जा सकता है। अगर आप शिक्षार्थियों में प्रेरणा नहीं डाल सकते हैं तो वो नहीं सीखेगा।
बालकों को शैक्षिक महत्व क्या है इसका, हल के सिद्धांत का? बालकों को प्रेरित किया जाता है। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम बनाते समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर बल देता है। यह सिद्धांत कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के उद्देश्यों को स्पष्ट करने पर बल देता है। पुरस्कार व दंड की व्यवस्था और प्रेरणा पर आधारित है। उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं इसमें। इसका उपनाम क्या है हल के सिद्धांत का? प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, स्वतंत्र अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा, निवासी कहाँ के थे? कनाडा के। जन्म 1925, 4 दिसंबर 1925। सिद्धांत इन्होंने 1977 में दिया। बंडूरा द्वारा किए गए प्रयोग बॉबी डॉल, जीवित जोकर फिल्म। ठीक है। सामाजिक अधिगम का अर्थ दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण वह दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा ही सीखा जाता है। बंडूरा अपने सिद्धांत में 4 पद बताएं। पहला, अवधान, निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षण लोकप्रिय, रोचक व सफल होना चाहिए। धारण, व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमानों के रूप में शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। तीसरा, पुनः प्रस्तुतिकरण, जिसको हम ध्यान में देख कर धारण करते हैं और धारण करने के बाद उसे पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे। पुनर्बलन, जहाँ सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। बंडूरा द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा संतुलित रखता है। पहला, स्वनियंत्रित। इसके 3 भाग होते हैं। स्वनियंत्रित, अपने आप के व्यवहार को देखकर निरीक्षण करना। विवेकपूर्ण निर्णय, स्वनिर्णय और विवेकपूर्ण निर्णय। स्व अनुक्रिया, स्वयं हम अपना विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसका स्वयं रिस्पॉन्स देते हैं। स्वनिर्देशन में अधिगमकर्ता स्वनिर्देशन द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। स्व पुनर्बलन में नकारात्मक और सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा भी व्यक्ति अपने व्यवहार को निर्देशित कर सकता है। सामाजिक अधिगम का शैक्षिक महत्व क्या है? शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले प्रतिमान मॉडल प्रस्तुत करें। बुरे व्यवहार उपस्थित न होने दें। स्वनियंत्रण की विधि अपनाएं। अध्यापक विश्वास दृढ़ करने वाले संदेश देकर व अपने व्यक्तियों की सफलताओं को दिखाकर तथा स्वयं के अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों में स्व प्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। क्रिया प्रसूत के अधिगम सिद्धांत निवासी कौन थे? निवासी कहाँ के थे ये? यूएसए के प्रतिपादक B.F. स्किनर 1938 में प्रयोग किया था इन्होंने चूहे और कबूतर पर। 1938 पर चूहे पर और कबूतर पर 1943 पर। बहुत ज़रूरी है ये, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। B.F. स्किनर का सिद्धांत, इनका सन, चूहे और कबूतर पर इनका प्रयोग कब किस डेट पे किए थे, ये ज़रूरी है, ध्यान देने लायक। यह सिद्धांत थार्डनाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। स्किनर ने अपने आधार पर बताया कि प्राणी सीखते समय 2 प्रकार के व्यवहार करता है। एक प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी होती है, इसे अनुक्रियात्मक व्यवहार तथा ज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया प्रकाशित अनुक्रिया कहलाती है। दूसरे प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी नहीं होती है, इसे क्रिया प्रसूत व्यवहार और अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया निर्गमित या उत्सर्जित क्रिया कहते हैं। स्किनर का मत है यदि इस प्रकार अनुक्रियाओं को पुनर्बलित कर दिया जाए तो वो बलवती हो जाती हैं और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती हैं। स्किनर का मत है कि अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक होना आवश्यक नहीं है, कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में अनुक्रिया होती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या कह रहा है, कभी कभी उद्दीपक की आवश्यकता, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसलिए स्किनर के बारे में कहा गया कि इन्होंने परंपरागत थ्योरी एसआर और आरएस में परिवर्तन कर दिया। शैक्षिक महत्व क्या रहा है इसका?
अवांछित व्यवहारों को नकारात्मक पुनर्बल प्रदान करके रोका जा सकता है। अध्यापक छात्रों के वांछित व्यवहार को प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन और अपनी सहमति से पुनर्बलित कर दे तो विद्यार्थी ऐसे व्यवहार को बार बार करना चाहेगा। विद्यार्थी को तत्काल पुनर्बल देना चाहिए। शिक्षार्थी का परिणाम शीघ्र घोषित करना चाहिए। अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक शिक्षण मशीन आदि में पुनर्बल देने के लिए इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसका उपनाम क्या है? आरएस का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, नैमित्तिकवाद का सिद्धांत, कार्य प्रतिबद्धता का सिद्धांत। एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन ये किसने दिया है? इसके प्रतिपादक भी रहे हैं बीएफ स्किनर सन 1952 में। शाखायित अभिक्रमित अनुदेशन प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउड 1960 में दिया। मैथमेटिक्स या अवरोधी अभिक्रमित अनुदेशन प्रतिपादन थॉमस एफ गिलबर्ट ने 1962 में। भारत में पहली बार प्रयोग इलाहाबाद में 1969 में किया गया था। पावलोव का अनुकूलित क्रिया अनुक्रिया सिद्धांत। आईपी पावलोव शरीर शास्त्री थे, फिजियोलॉजिस्ट, निवासी रूस के थे। 1904 में इन्होंने सिद्धांत दिया। नोबेल पुरस्कार भी 1904 पर मिला और प्रयोग किया था इन्होंने कुत्ते पर, पावलोव का। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन और घंटी की आवाज़, स्वाभाविक अनुक्रिया लार और अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया यानी अनुबंधन। तो अनुकूलन से पूर्व स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन है और स्वाभाविक अनुक्रिया लार है, ठीक है। अनुकूलन के दौरान अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी है, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, ये अनुनाबंधिक उद्दीपक है। अस्वाभाविक अनुक्रियन की जो होती है लार निकलती है अनुनाबंधिक अनुक्रिया के कारण। अनुकूलन के बाद स्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी बजेगा तो स्वाभाविक अनुक्रिया अपने आप लार निकलेगी, ठीक है। तो ये अनुबंधित, इसका अनुबंधन हो गया है। अनुबंधित अनुक्रिया अनुकूलित अनुक्रिया अपने आप चलेगी इनकी, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया का अभिप्राय अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का होना है। अब इसमें देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। अनुकूलन से पूर्व, अनुकूलन के दौरान और अनुकूलन के बाद, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये जो बना हुआ है इसको हम लोग समझेंगे। अनुकूलन से पूर्व क्या हो? स्वाभाविक उद्दीपक जो भोजन होता है। अनुकूलन के दौरान ये अस्वाभाविक उद्दीपक हम लोग घंटी का प्रयोग करते हैं। अनुकूलन के बाद जो है अस्वाभाविक उद्दीपक जो घंटी का प्रयोग करेंगे। तो इसमें बनता क्या है? अनुकूलन से पूर्व स्वाभाविक अनुक्रियन का लार कुत्ते से निकलता है उसके मुंह से, ठीक है। उसी का इन्होंने दिखाया है कि घंटी बजाने पर कुत्ते के अंदर लार अपने आप जो है उत्पन्न हो जाता है। यानी कि पहले तो उसे भोजन दिखाते हैं, उसका अनुबंधन होता है, उसे पता चल जाता है कि यह घंटी बजने के बाद मुझे भोजन मिलेगा, इसलिए उसका अपने आप लार निकलना प्रारंभ हो जाता है। अब इसका उपनाम क्या रहा? शरीर शास्त्री का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकीय अनुबंधन सिद्धांत, इसी को बोलते हैं। पूछा गया बार बार। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे ये भी पूछा गया है। संबंध प्रक्रिया का संबंध, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सारे इतने नाम पड़ते हैं इसके। इनका शैक्षिक महत्व क्या है? भय निवारण में सहायक होता है, सामाजिकरण में सहायक है, अनुशासन विकसित करने में सहायक है, गणित शिक्षण में सहायक है, अभिवृत्ति विकास में सहायक है, स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक है। कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। प्रतिपादक मैक्स वर्दिमर, प्रयोगकर्ता कोहलर। प्रयोग किया किस पर उन्होंने? चिंपांजी वनमानुस जिसका नाम था सुल्तान, पूछा जाता है। सहयोगकर्ता कोफ्फा थे। प्रतिपादन 1912 में। प्रसिद्धि इनको मिली 1920 में। और गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है, इसे गेस्टाल्टवाद भी बोला जाता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि के द्वारा न होकर सूझ के द्वारा होता है। सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार से है जो किसी समस्या का समाधान कर दे।
सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों की का भली प्रकार से अवलोकन करता है, तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया देता है। सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। शैक्षिक महत्व इसका क्या बनेगा? समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण, तत्पर होना, विषय वस्तु का उचित संगठन व क्षमता के अनुसार विषय वस्तु रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है, कठिन विषय के लिए उपयोगी है, कला संगीत साहित्य के लिए उपयोगी है, क्रो एंड क्रो के अनुसार है ये, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है, ड्रेवर के अनुसार समस्या समाधान आधारित शिक्षा है, स्वयं खोजकर सीखना है। क्योंकि इसमें डिटेल में नहीं बताएंगे हम कि कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत चिंपांजी ने कैसे किया, उन डंडे के द्वारा केले को खींचने का प्रयास, ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक की हैं। चूँकि हमें कंपटीशन के लिए यूज करना है तो शॉर्ट में सिर्फ हमें रिवाइव करना अपने आप को। जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत। अब जीन पियाजे का ये जो सिद्धांत है और ये जीन पियाजे के पूरे सिद्धांत को, इसके अलावा थॉर्नडाइक के जो अधिगम स्थानांतरण वगैरह सिद्धांत है, इनको हम लोग आगे देखते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत हम देख लेते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत निवासी स्विट्जरलैंड के थे सहयोगी बारबेल इनहेलडर इनके सहयोगी थे। जीन पियाजे ने संज्ञात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास का प्रतिपादन किया, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, जबकि संज्ञान शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह शब्दावली। जीन पियाजे ने मानव संज्ञान विकास को 4 अवस्थाओं पर समझाया है। संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष, इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ग्रहण करता है। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैर को चलाना व शब्दों को बोलना सीख जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व वैचारिक अवस्था, उम्र 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में शिशु दूसरे के संपर्क से खिलौने व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। वह अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी वस्तुओं का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना और घर के छोटे छोटे कार्यों में भाग लेना आदि करता है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य नहीं होता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? अतार्किक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। वैचारिक अवस्था चिंतन की तैयारी का काल। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था का नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता और असमानता बताना, सही व गलत में भेद करना आदि सीख जाता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। शिक्षक के पद को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए और बालकों को उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। स्कीमा बहुत पूछा गया है। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान को स्कीमा की भांति बताया है। मानसिक संरचना को व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है। मानसिक संरचना को व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। ठीक है। अब अधिगम स्थानांतरण नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।